लॉ बुक्स कानूनी शिक्षा श्रृंखला 12 लोकहित में मुकदमे लेखक पी.डी. मैथ्यू अनुवाद शालू निगम भारतीय सामाजिक संस्थान लोधी रोड नई दिल्ली 11/3/03। विषय वस्तु किताब की है। पृष्ठ संख्या प्रस्तावना 1 प्रस्तावना पीआईएल का अर्थ 3 लोकहित मुकदमे का आरंभ 4 इतिहास आवश्यकता पीआईएल के उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई नीति लोकहित मुकदमे संबंधी धारणाएं लोकहित मुकदमे के पीछे नए तत्व संवैधानिक प्रावधान वैध स्थिति लोकस स्टैंडी का नया भाषांतर व्यक्ति जो लोकहित मुकदमे दायर नहीं कर सकते उदार विचारों का भेद साधारण व अनौपचारिक प्रक्रिया पत्र टेलीग्राम याचिका द्वारा दायर करना लोकहित मुकदमे दायर करने के विभिन्न प्रकार पीआईएल दायर करते समय ध्यान रखने योग्य बातें अधिवक्ता की नियुक्ति कोर्ट फीस राहत पीआईएल में साक्ष्य आयोग की नियुक्ति पीआईएल के उदाहरण श्रम कानून के तहत एशियाड मजदूरों की अपने अधिकारों संबंधी मांग गुडलूर किसानों की बेदखली मामला फुटपाथ पर सब्जी बेचने का अधिकार फरीदाबाद बंधुआ मजदूरों का मामला बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का मामला संरक्षण में हिंसा के विरुद्ध मामला अवयस्क विचाराधीनों की शीघ्र जमानत विचरण हेतु याचिका सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी मामला सुरक्षित पर्यावरण के लिए नुल्का पेंडा के लोगों का संघर्ष खतरनाक दवाओं पर प्रतिबंध का मामला अवैध ढंग से बंदी बनाए जाने के लिए मुआवजा न्यायाधीश स्थानांतरण का मामला माचिस बनाने के कारखाने में काम करने वाले बच्चों संबंधी याचिका पर्यावरण प्रदूषण के सुरक्षा हेतु याचिका खुली जगह पार्क खुला वातावरण बनाए रखने संबंधी मामला एक्स-रे रेडिएशन से होने वाली हानि संबंधी मुआवजा दुर्घटना में प्रथम उपचार देने का कर्तव्य न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा व गरिमा बचाने के लिए पीआईएल अनुच्छेद 32 के तहत मुआवजा प्रदान करने की शक्ति वादी को जनहित मुकदमे संबंधी खर्चा प्रदान करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत राहत प्रदान करना पीआईएल का प्रभाव भारत में पीआईएल से संबंधित समस्या और प्रतिबंध पीआईएल आंदोलन को मजबूत करने के लिए कदम मीडिया पीआईएल स्वयंसेवी संस्था पीआईएल को प्रयोग करते समय सावधानियां रिट याचिका दायर करने के लिए नमूना प्रस्तावना पिछले कुछ वर्षों में देश में समाज सुधार के क्षेत्र में घटी है वह है लोकहित में मुकदमे करने की प्रणाली का विकास लोकहित से पूर्व देश में बहुसंख्यक अनपढ़ अल्प सुविधा प्रदान तथा शोषित लोगों द्वारा न्याय पाना एक दूर की बात होती है। इसके 3 मुख्य कारण थे अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी 2 नियम सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण अपने अधिकारों के बारे में निश्चयपूर्वक रहने की दुर्बलता तथा 3 कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र की कमी। जब लोगों में अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा उनके उपचार पाने के लिए मौजूदा तंत्र का ज्ञान होगा तभी वो न्याय का द्वार खटखटा पाएंगे। ये भी देखा गया है कि अपने वैधिक अधिकारों के विषय में जागरूक होने पर भी बहुत से लोग संसाधनों के अभाव के कारण न्याय पाने के लिए न्याय के मंदिरों में नहीं जाते क्योंकि न्याय प्रक्रिया महंगी है। बहुसंख्यक में पीड़ित लोग एक ही प्रकार के अन्याय या शोषण के शिकार हैं। उनके लिए ये संभव नहीं है कि अपकृत्य के लिए अलग अलग याचिका दायर करें। ये कुछ बड़ी समस्या है जिनके कारण गरीब लोग न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी यातनाग्रस्त व्यक्ति विचाराधीन बंदियों ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों तथा बहुत से अन्य लोगों को न्याय नहीं मिल सकता क्योंकि उनमें से कोई भी वैध स्थिति लोकस स्टैंडी के अयोग्य होने के कारण अपने मामलों को न्याय में नहीं उठा सकते। हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में सर्वोच्चतम न्यायालय ने
उच्चतम न्यायालय ने वेद स्तुति का भाषांतरण एक नए रूप में किया है। इस कारण गरीब लोग अब आसानी से न्याय के द्वार खटखटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों को संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत अपने प्रमाणों तथा अपनी दैहिक स्वतंत्रता का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने वेद स्तुति की संकल्पना की परिधि का विस्तार करते हुए निर्दिष्ट कर दिया है। PIL का तात्पर्य लोकहित मुकदमे या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या अर्थ है? इससे प्रयोजन है आम जनता या किसी विशेष वर्ग के लोगों के हित को लागू करने के लिए न्याय के मंदिर में वैधिक कार्रवाई आरंभ करना, जिससे जनता तथा किसी विशेष वर्ग या समुदाय के वैधिक अधिकार और दायित्व पूर्ण किए जा सके। देखें जनता दल बनाम HS चौधरी 1982 के मामले में दिया गया PIL कानून सहायता अभियान का एक अभिन्न है। इसका लक्ष्य है गरीब जनता को न्याय दिलाना। आज करोड़ों लोगों की आस न्यायालय से बंधी हुई है। लोकहित मुकदमों का आरंभ लोकहित मुकदमों का उद्गम किस देश से हुआ? इस शब्द PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट्स में 1960 के दशक में वेद से हुआ। प्रश्न है किस प्रकार उस देश में इसका विकास हुआ? उत्तर है 19वीं सदी से जनता के हित को प्रोत्साहन देने के लिए कई अभियान आरंभ हुए जो कानूनी सहायता अभियान के ही अंग थे। पहला कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यालय 1876 में न्यूयॉर्क शहर में आरंभ हुआ। 1960 के दशक में PIL अभियान को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के कार्यालय से अधिक सहायता प्रदान करनी आरंभ हो गई। इस कारण अभी वक्ताओं ने जनता के हित में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिल सका कि वो गरीब तथा शोषित वर्ग के लोगों के मामलों को न्यायालय के समक्ष रख सके और कमजोर वर्ग, उपभोक्ताओं का शोषण तथा पर्यावरण जैसे मुद्दों को उठा सके। इंग्लैंड में PIL का आरंभ कब? 1970 में डैनिंग के काल से जन जागरण संबंधी मुद्दे न्यायालय में उठाए। भारत PIL का इतिहास। भारत में PIL अभियान कब आरंभ हुआ? भारत में लोकहित मुकदमों का आरंभ 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में हुआ और 1980 के दशक तक ये पूरी तरह से अपनी जगह बना पाया। इसका आरंभ किसके द्वारा हुआ? न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती ने, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए जिसके द्वारा PIL के क्षेत्र में आरंभ में कौन से महत्वपूर्ण PIL मामले उठाए गए हैं? उत्तर है रतलाम नगर निगम मामले, जिससे नगर निगम का नागरिकों के प्रति कर्तव्य का मुद्दा सामने आया। बंधुआ मजदूर मोर्चा केस, जिसमें खदान में काम कर रहे मजदूरों का मुद्दा उठाया गया। एशियाड मजदूरों का मामला, जिसमें सरकार द्वारा मजदूरों के निर्णय के कार्य में लगाए जाने के बाद न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं की गई। चार्ल्स शोबराज तथा सुनील बत्रा के केस में कारागार में यंत्रणा के मामले देखे गए। AIR 1980 SC 1579 कारागार में यंत्रणा। 5 बिहार के कारागार में बंद 2900 विचाराधीन कैदियों का मामला श्रीमती करपिला हिंगोरानी, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा उठाया गया। प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने शब्द PIL का प्रयोग प्रथम बार अपने किस निर्णय में किया? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत राज्य संघ AIR 1981 SC 344 में न्यायमूर्ति PI कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा प्रथम बार अपने निर्णय में PIL का प्रयोग किया। इस फैसले में एपिस्टोलेटिक ज्यूरिडिकेशंस का प्रयोग भी किया गया, जो पत्र याचिका के समर्थन में था। प्रश्न है आवश्यकता। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों ने PIL किस प्रयोजन से आरंभ किया? उत्तर है उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों को लगा कि कानून का संरक्षण केवल धनाढ़ और राजनीतिक रूप से सशक्त लोगों को ही प्राप्त है। गरीब वर्ग के लोगों के अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं, वास्तव में उनका कोई अर्थ नहीं है। सामान्य जनता को उसके नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के अस्तित्व का अनुभव केवल लिखित रूप में ही है, किंतु व्यवहारिक तथा यथार्थ रूप में नहीं है। गरीब
और अनपढ़ लोग ना तो अपनी वैदिक समस्या को समझ पाते हैं और न ही न्यायालय तक समाधान के लिए पहुंच पाते हैं। समय आ गया है कि न्यायालय सिर्फ धनाढ़ वर्ग की आवाज़ न बनकर गरीब और शोषित समाज के साथ मिलकर उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग दे। न्यायिक तंत्र सामाजिक न्याय के लिए एक उपयोगी हथियार साबित हो। PIL के उद्देश्य प्रश्न है, PIL के उद्देश्य क्या? न्यायमूर्ति ने ये वैदिक प्रक्रिया लोगों की समस्या उठाने, उनकी आवाज़ बुलंद करने। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई नीति प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा PIL के संबंध में क्या नीति अपनाई गई? उच्चतम न्यायालय द्वारा PIL संबंधी ऐसी नीति अपनाई गई जिससे गरीब और असहाय जनता को आसानी से न्याय मिल सके। देखें 1986 4 SCC 767 लोकहित मुकदमों का स्वरूप। प्रश्न, लोकहित मुकदमों की प्रकृति क्या है? सरकार और उनके अधिकारियों के लोकहित मुकदमों की प्रणाली का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें अवलोकन करने का अवसर प्रदान करती है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो सके। फिर वे अभी भी वो बलवान लोग जैसे भूमिपति, समृद्ध व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि के दमन का शिकार बने हुए हैं। जब न्यायालय लोकहित मुकदमों पर विचार करती है तो ये सरकारी अधिकारियों के काम में दोष निकालने के लिए नहीं, न ही उनकी प्रताड़ना करने के लिए या उनकी शासकीय अधिकारिता में कमी को छिपाने के लिए किया जाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक राहत कार्यक्रम जो गरीबों के लिए चलाए जा रहे हों उनका पालन करने के लिए तथा ऐसे लोगों के मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध और शासकों को उनके संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए ही किया जाता है। न्यायालय इस प्रकार संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करती है। लोकहित मुकदमे के पीछे धारणाएं। लोकहित मुकदमे के पीछे क्या धारणाएं? गरीब और कमज़ोर लोगों के मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा सही प्रकार से लागू किया जाए, तभी समाज में मूलभूत परिवर्तन लाया जा सकता है। PIL के निर्माताओं द्वारा जो ये नई तकनीक विकसित की गई है जिससे देश की न्यायिक प्रणाली में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। सार्वजनिक कार्यालय जो आम जनता के लिए चलाए जाते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। निजी क्षेत्रों का सांसद के प्रति उत्तरदायी होना अवांछनीय है। इस प्रकार के मामले में न्यायालयों का दायित्व है कि वे हस्तक्षेप करें। देखें AIR 1981 SC 434। PIL में नए तत्व। प्रश्न, लोकहित मुकदमे में वो क्या 3 नए तत्व हैं जो समाविष्ट किए गए हैं? वेद स्थिति, लोकस स्टैंडी संबंधी कानून का उदारीकरण, PIL याचिका दायर करने और उन पर विचार करने का आसान प्रक्रिया उपयोग। 3 संविधान के अनुच्छेद 14, 21 तथा 32 के अर्थों एवं विषयों का व्यापक विस्तार। संवैधानिक समर्थन। लोकहित मुकदमों के वर्तमान अभियान को व्यापक सामाजिक विस्तार किसके द्वारा प्राप्त हुआ? ये भारत के संविधान के भाग 3 में 3 जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है, और भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी है उनके नए और उदार निर्वचन लोकहित मुकदमों द्वारा दी ही हो गया है। ये क्रांतिकारी दस्तावेजों जैसे अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स तथा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तथा मानव अधिकारों संबंधी सर्वव्यापी उद्घोषणा, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से लिए गए हैं। संविधान प्रश्न है। संविधान में आप सभी के लिए प्रश्न है, संविधान में कौन से प्रावधान हैं जो एक नागरिक को ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय के द्वार खटखटा सकें? उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 में दिए गए प्रावधान। प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के द्वारा भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं? उत्तर है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी
भारतीय नागरिक अनुच्छेद 32(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उचित निर्देश, आदेश या रिट देने के लिए आवेदन करने के लिए सशक्त है। यह रिट विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, परमादेश रिट, रिट ऑफ मैंडामिस प्रतिषेध रिट, राइट ऑफ प्रोहिबिशंस अधिकार परीक्षा रिट। दोबारा सुनिए, ये रिट विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, अधिकार परीक्षा रिट। भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या शक्तियाँ दी गई है? अनुच्छेद 226 के अनुसार उत्तर है, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अपने न्यायालय अधिकारों का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति या अधिकरण को निर्देश दे सकता है या रिट आदेश जारी कर सकता है। क्या उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट आदेश जारी करने, निर्देश देने या आदेश देने संबंधी शक्तियाँ समान हैं? जी हाँ। क्या प्रश्न है, क्या उच्चतम न्यायालय ने समाज के कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उनके अर्थ क्षेत्र विस्तार किया है? जी हाँ। संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 32 को कमजोर वर्गों के पक्ष में विस्तृत किया गया है। वेद स्थिति लोकस स्टैंडी का नया भाषांतर। लैटिन भाषा के शब्द लोकस स्टैंडी का क्या अर्थ है? उत्तर है, ये लैटिन भाषा का शब्द न्यायालय में मुकदमा दायर करने या न्यायालय में मुकदमा चलाने के वैधिक अधिकार की ओर संकेत करता है। प्रश्न है, पारंपरिक एंग्लो सैक्सन पुरातन अंग्रेजी भाषा के अनुसार इस शब्द का क्या अर्थ है? पारंपरिक धारणा के अनुरूप केवल ये व्यक्ति जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो न्यायिक निवारण के लिए दावा कर सकता है। क्या लोकस स्टैंडी का पुराना सिद्धांत वर्तमान के सामूहिक अधिकारों के युग में विकासशील समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त पाया गया है? जी नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस सिद्धांत को क्या नई व्याख्या दी गई है? उत्तर है, सिद्धांत की नई व्याख्या के अनुसार यदि किसी वर्ग अधिकारों की अवहेलना होती है और ऐसे व्यक्ति धन के अभाव में अथवा किसी अन्य प्रकार की असमर्थता के कारण न्यायिक निवारण प्राप्ति के लिए न्यायालय नहीं पहुंच सकते, तो कोई भी लोक हितैषी व्यक्ति अथवा संस्था सद्भावपूर्वक न कि बदले अथवा प्रतिशोध की भावना से प्रभावित होकर मामले के न्यायिक निवारण हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न है, किस निर्णय में वेद स्थिति के कड़े नियम को ढील दी गई? उत्तर है, एस.पी. गुप्ता बनाम भारत राज्य संघ AIR 1982 AC 1949 के मामले में 7 न्यायाधीशों के संवैधानिक बेंच ने बहुमत से ये निर्णय दिया है कि जनता में से भी कोई भी व्यक्ति सद्भावपूर्ण लोक हानि या लोक अन्याय निवारण हेतु उपयुक्त हितों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में आवेदन कर सकता है, पर ये दस्तावेज नहीं होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब अन्य व्यक्तियों या समूह वर्ग विशेष जिसके साथ अन्याय हुआ हो और जो गरीबी, निर्धनता, निरक्षरता, ज्ञानता या सामाजिक दुर्बलता के कारण न्यायालय में आवेदन न कर सकता हो, उसके लिए याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय ऐसे मामले में प्रक्रिया को कड़े रूप से लागू करने के लिए आग्रह नहीं करेंगे। प्रश्न है, इस निर्णय का वह क्या महत्वपूर्ण भाग है जो वेद स्थिति से संबंधित रखता है? इस निर्णय में कहा गया है कि अब ये पूर्ण प्रमाणित तथ्य है कि जब भी किसी व्यक्ति वर्ग समूह को वैधिक हानि होती है या उनके साथ वैधिक रूप से अन्याय होता है जो उनके संवैधानिक वैधिक अधिकार के उल्लंघन के कारण हुआ है या फिर ऐसा भार थोपा गया है जो संवैधानिक वैधिक उपबंधों के विरुद्ध हो या कानून द्वारा अधिकृत न किया गया हो, साथ ही ऐसे व्यक्ति वर्ग या समूह अपनी निर्धनता, असहायता, अक्षमता, सामाजिक आर्थिक दुर्बलता, ज्ञानता का कारण न्यायालय राहत के लिए न पहुंच पाते हो, तब जनता का कोई भी सदस्य उचित निर्देश, आदेश या रिट के लिए हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के अनुसार तथा
अंतर्गत तथा उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 अंतर्गत इस वर्ग के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायिक रूप से वैधिक हानि के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा जस्ट ट्रांसफर मामले में AIR 1982, AC 149 तथा 1994 4 SCC 305 वैध स्थिति संबंधी क्या नियम दिया गया। न्यायालय के अनुसार जनता का कोई भी सदस्य उपयुक्त हित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में अन्य व्यक्तियों के संवैधानिक तथा वैधिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा सर्व समस्या निवारण हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसा लोक हितैषी व्यक्ति न्यायालय में कब आवेदन कर सकता है? जब किसी वर्ग व्यक्तियों को वैधिक अन्याय होता हो जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। असहाय, अक्षमता, निर्धनता, दुर्बल, असमर्थ लोगों की मदद करके आदेश या रिट हेतु सदस्य उचित आदेश या रिट हेतु आवेदन कर सकता है। वो व्यक्ति जो PIL दायर करने योग्य नहीं है। लोकहित मुकदमा कौन दायर करने में असमर्थ है? वो व्यक्ति जो पर्याप्त लोकहित में कार्य न कर रहा हो। 2 वो व्यक्ति जो निजी स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा हो। 3 वो व्यक्ति जो राजनीतिक में उलझा हो। 4 वो व्यक्ति जिसका असद्भावपूर्ण आशय हो। क्या लोकहित मुकदमे द्वारा कोई तीसरा पक्ष जो मामले से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो। ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त दोषी पाया गया हो, वो क्या ऐसे निर्णयों को चुनौती देने के वैध स्थिति में है? जी नहीं। उदारवादी विचारों का व्यय। उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध स्थिति को उदार दृष्टि से देखने के बारे में कुछ लोगों के क्या व्यय प्रकट किया। उत्तर उन्हें यह था कि इस प्रकार के उदारवादी विचारों के कारण न्यायालय में रिट याचिकाओं का ढेर लग जाएगा। इस कारणवश इसे बढ़ावा न दिया जाए। प्रश्न है, कोर्ट का इस आलोचना के प्रति क्या रवैया था। उत्तर है, इस आलोचना के बारे में न्यायालय ने घोषणा की कि किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने नागरिकों को ये कह सके कि क्योंकि हमारे न्यायालय में धनी वर्ग के कई मामले विचाराधीन हैं, इसलिए वो न्यायालय में आकर न्याय मांगने वाले निर्धन वर्ग के मामले की सुनवाई नहीं करेंगे जब तक वो विचाराधीन मामले जो उन लोगों द्वारा दायर किए गए हैं जो धनी अधिवक्ताओं को अपना मामला सौंपने में समर्थ हैं, उनका निपटारा नहीं होता। देखें AIR 1983, AC 339। लोकहित मुकदमे संबंधी मामले। किस प्रकार के मामले लोकहित मुकदमे द्वारा उठाए जा सकते हैं? महत्वपूर्ण है। उत्तर है, वो विषय जो निम्नलिखित से संबंधित रखते हो। मूलभूत एक है मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, दवाइयाँ, बिजली, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, बस सुविधा इत्यादि। 2 विस्थापित लोगों का पुनर्वास। 3 बंधुआ एवं बाल मजदूरों की पहचान एवं पुनर्वास। 4 बंदी व्यक्तियों को अवैध गिरफ्तारी में रखना। 5 पुलिस के संरक्षण में बंदियों पर नियंत्रण। 6 अभिरक्षा में मृत्यु। 7 कैदियों के अधिकारों का संरक्षण। 8 जेल सुधार। 9 विचाराधीन कैदियों की शीघ्र सुनवाई। 10 कॉलेजों में रैगिंग। 11 पुलिस द्वारा अत्याचार। 12 अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों पर अत्याचार। 13 सरकारी कल्याण घरों में निवासियों की अपेक्षा। 14 अभिरक्षा में बच्चे। 15 बच्चों का दत्तक ग्रहण। 16 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले। 17 कानून तथा व्यवस्था कायम करना। 18 न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी मामला। 19 निर्धनों के लिए कानूनी सहायता। 20 भूखमरी के कारण मृत्यु। 21 अश्लील टेलीविजन कार्यक्रम। 22%। 23 दूषित पर्यावरण संबंधी मामले। 24 सड़क पर तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का संरक्षण। 25 अनाधिकृत दुष्कासन। 26 दहेज मृत्यु। 27 कल्याणकारी कानून को लागू करना। 28 अवैध सामाजिक प्रथाओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा इत्यादि में सुधार। 29 कमजोर वर्गों के अधिकारों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
29 में साधारण तथा अनौपचारिक प्रक्रिया पर्सन क्या कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत लोकहित मुकदमा दायर करते समय सभी विहित प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य है? जी नहीं। 32 अनुच्छेद 32 देखो AIR 1982 AC 149 पर्सन है क्या उच्चतम न्यायालय गरीबों के मौलिक अधिकारों को लागू करने को नियुक्त करने या किसी अन्य उचित प्रक्रिया विकसित करने या अन्य कोई कदम उठाने के लिए सशक्त है? उत्तर है जी हाँ। देखें AIR 1987 AC 1087 पर्सन है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस सीमा तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? श्री राम। उत्तर है श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के मामले निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 32 केवल कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु निर्देश देने, आदेश देने या रिट पारित करने के लिए ही सशक्त नहीं करता, वरन ये कोर्ट को संवैधानिक रूप ये दायित्व सौंपता है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करे और इस प्रयोजन से कोर्ट को सशक्त करता है तथा शक्ति प्रदान करता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के नए कदम उठा सके तथा राहत पहुंचाने के लिए नई नीति आरंभ कर सके। इसी संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए इस कोर्ट ने गरीब तथा असहाय जनता को न्याय प्रदान करने के लिए जिसे उसके मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और जिसके लिए स्वतंत्रता तथा मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रह गया है, उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न नई पद्धतियाँ तथा नीतियाँ विकसित करी जाएं। पत्र तथा टेलीग्राम द्वारा ये याचिका। जी हाँ। क्या कुछ मामलों में कोर्ट पत्रों या टेलीविजनों को भी रिट याचिका समझकर उस पर कार्रवाई कर सकता है? जी हाँ। मोहनलाल शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 1989 SCC 600 के मामले में याचिका ने कोर्ट ने टेलीग्राम द्वारा सूचित किया कि उसके पुत्र की पुलिस द्वारा अभिरक्षा में मृत्यु की जा चुकी है। इसी रिट याचिका मानकर कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि वो इस मामले को पूर्ण रूप से जांच करे। प्रश्न है, पत्र याचिकाओं के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यों वाले बेंच ने 1987 में MC मेहता बनाम भारत सरकार ने क्या निर्णय दिया? उत्तर है, इस मामले में देखें AIR 1987 AC 1087 कोर्ट ने कहा, भारतवर्ष में गरीब तथा निर्धन लोग अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पत्र द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इस पत्र के साथ एफिडेविट या शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है। प्रश्न है, पत्र याचिकाओं द्वारा न्यायालय के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या सुझाव दिया गया? उत्तर है, न्यायालय न्यायाधीशों को इसके दुरुपयोग की संभावना से सावधान करने को कहा। लोकहित मुकदमों दायर करने के विभिन्न ढंग। प्रश्न, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लोकहित मुकदमे दायर करने के क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? उत्तर, संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आवश्यक तथ्य तथा दस्तावेजों के साथ पत्र याचिका भेजी जा सकती है। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी भेजा जाना चाहिए। न्यायालय की निःशुल्क वैधिक कार्यान्वयन समितियों द्वारा सीधे न्यायालय में लोकहित मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। किसी भी लोकहित मुकदमे के संबंध में अधिवक्ता की सहायता द्वारा सीधे केस दायर किया जा सकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं या PIL फॉर्म द्वारा मामले दायर किए जा सकते हैं। जनहित मुकदमे दायर करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। याचिका को पूरे तथ्य सविस्तार वर्णन, तिथि आदि का विवरण देते हुए लिखें। पुस्तिका के अंत में रिट याचिका लिखने का प्रारूप देखें। प्रभावित लोगों की इस बात का निर्णय करने में सहायता करें कि क्या मामले को उनके अधिकारों के परिवर्तन के लिए या उनके अधिकारों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई हेतु न्यायालय के पास ले जाना आवश्यक है या नहीं।
समस्या संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेज, समाचार पत्रों की कटने, फोटो, चित्र, जांच रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, शपथ पत्रों को एकत्रित कर उन्हें याचिका के साथ परिशिष्ट में संलग्न करें। याचिका में लोगों द्वारा चाही गई राहत का विशेष रूप से उल्लेख करें। यदि संभव हो तो सभी प्रभावित लोगों हस्ताक्षर करा दें। यदि संभव हो तो याचिका दायर करने से पूर्व किसी भी सामाजिक विषय में सचेत अधिवक्ता अथवा स्थानीय कानूनी सहायता संस्था से सदस्य से परामर्श ले। याचिका को रजिस्टर कराने के पश्चात अध्यक्ष कानूनी सहायता परियोजना कार्यान्वयन समिति, उच्चतम न्यायालय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजें। अधिवक्ता की नियुक्ति पर्सन PIL मामले के याचक जो अधिवक्ता नहीं है, क्या उसे अपने मामले में आप बहस करने की अनुमति दी जा सकती है? जी हाँ। क्या याचक जी हाँ, उसे केवल न्यायालय को इत्तला देनी है कि याचक आप ही अपने मामले की सुनवाई पेश करेगा। पर्सन, क्या याचक न्यायालय से उसे अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करवाने के लिए आवेदन कर सकता है? जी हाँ। कोर्ट फीस में राहत, क्या लोकहित मुकदमा दायर करते समय याचक कोर्ट फीस जमा करने के लिए बाध्य है? जी नहीं। जनहित मुकदमे में साक्ष्य PIL याचिका में दिए गए दावों तथा की पुष्टि के लिए विभिन्न तरीकों से साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं। उत्तर, संबंधित व्यक्ति द्वारा PIL में दिए गए तथ्यों तथा सत्यों की संपुष्टि शपथ पत्र या एफिडेविट द्वारा की जा सकती है। संबंधित मामले के विषय में अखबार की कर्तनों द्वारा याचिका में उठाए गए वैधिक प्रश्नों के बारे में सर्वेक्षण या अनुसंधान द्वारा सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई जांच रिपोर्ट द्वारा सरकार के संबंधित विभागों द्वारा नोटिस या दस्तावेजों जो जारी किए गए हों उनके द्वारा आयोग की नियुक्ति। पर्सन, यदि याचिका में दिए गए अभियोगों को सिद्ध करने के लिए लोकहित मुकदमे में दिए गए साक्ष्य उपयुक्त न हों, तब क्या कोर्ट मामले की जांच कर उसके समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए विचारकों के आयोग को नियुक्त कर सकता है? जी हाँ। पर्सन है, कोर्ट द्वारा जांच के लिए किन लोगों की नियुक्ति आयोग ने की जा सकती है? समाजशास्त्रियों, वकीलों, अध्यापकों, प्रोफेसरों, पत्रकारों, डॉक्टरों, कोर्ट के अधिकारियों, श्रम अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ता की। आयोग के खर्च का भार किस पर है? अधिकतम मामलों में ये भार राज्य पर किया जाता है। PIL के उदाहरण, श्रम कानून के अंतर्गत एशियाड मजदूरों द्वारा उनके अधिकारों की मांग का मामला। इस मामले के तथ्य क्या थे? उनको न्यूनतम मजदूरी तक भी नहीं दी गई और मजदूरों का शोषण। रिपोर्टर मेनस्ट्रीम नामक पत्रिका अगस्त 1981 प्रकाशित हुई थी। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के अध्यक्ष के पत्र के साथ उच्चतम न्यायालय को भेज दिया गया। पर्सन, इस मामले ने उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला दिया? उत्तर, इस मामले में न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि इसके आधार पर वैध स्थिति, लोकस स्टैंडी, मूल अधिकारों तथा सरकार के दायित्व की सीमा को विस्तृत किया गया। इस मामले के सविस्तार वर्णन के लिए कृपया कानून शिक्षण माला संख्या 8 देखें। गुद्दुलूर के खेतिहर मजदूरों की बेदखली का मामला। पर्सन, ये मामला किसने दायर किया? लोकहित मुकदमा। पर्सन, इसे प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उन लोगों को जो कई वर्षों से अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे उन्हें राज्य के वन अधिनियम में अंतर्विष्ट नरसिंह न्याय के सिद्धांतों का पालन न करते हुए बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था। याचिका में कहा गया कि वन अधिकारी द्वारा पुलिस कर्मचारी गुद्दुलूर के उन कृषकों के साथ नृशंसतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया? उत्तर, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेशों के जारी होने तक फैसले को हानि न पहुंचाई जाए और न ही
गुड्डलूर जिले के किसानों को बलात् बेदखल किया जाए। अंत कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया कि किसानों का भूमि के पट्टे संबंधी दावे की सक्षम अधिकरण द्वारा फिर से जांच की जाए। वो किसान जिनके दावे साबित न हुए हों वो मानवीय आधार पर प्रार्थना कर सकते हैं। न्यायालय ने यह आदेश भी दिया कि राज्य सरकार इस मामले की दयनीय स्थिति को समझे। फुटपाथ पर सब्जी बेचने का अधिकार 1982 नगर निगम द्वारा उनसे 150 रुपये प्रति हफ्ता जुर्माना भी वसूल किया जा रहा था। 1982 पर्सन कोर्ट द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए नगर निगम के सब्जियां तथा फल बेचने वालों को वहां से बेदखल करने और उनसे जुर्माना वसूल करने की मनाही की। सितंबर 1984 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि नगर निगम ने 218 पुरुष सब्जी बेचने वालों जो सेवा संस्था के सदस्य थे उन्हें निर्मित मानक चौक मार्केट में स्थान देने के लिए कहा। पिछोला के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का मामला। ये मामला किस प्रकार उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। करीब 40 बंधुआ मजदूर जो भवानी जिले के पिछोला क्षेत्र में कार्यरत थे अपनी दुर्दशा बयान उस 3 रुपये 4 रुपये में अपनी झोपड़पट्टियाँ हम यहाँ से अभी दूर जाना चाहते थे। मालिक तथा उनके गुंडे हमें कहते हैं कि हम तब तक यहाँ स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक 2,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से उनका नहीं चुकता पाता। हमारा मालिक कभी भी हमारी झोपड़ियों में घुसकर हमारी जवान बेटियों को प्रताड़ित कर उनके साथ मारपीट करते। कृपया हमें बचाएं। बंधुआ मजदूरी मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश ने यह पत्र उच्चतम न्यायालय के आगे प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय ने इस पत्र याचिका पर क्या प्रतिक्रिया प्रकट की। न्यायालय पी.एन. भगवती के नेतृत्व में डिवीजन बेंच ने इस मजदूरों की स्थिति की जांच कर कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 कमिश्नरों नियुक्त किया। इन कमिश्नरों का खर्च कानूनी सहायता योजना की कार्यान्वयन समिति द्वारा उठाया गया। कोर्ट द्वारा कुछ बंधुआ मजदूरों को समूह को उनके ठेकेदार द्वारा मुक्त करने अंतिम आदेश भी जारी किए गए। फरीदाबाद के बंधुआ मजदूरों का मामला। इस मामले के तथ्य क्या थे। उत्तर 1984 इस मामले में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय। अपनी रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करते हुए वादी के तर्कों को मानते हुए कहा कि पत्थर की खान भी खादान अधिनियम में दी गई खान की परिभाषा में ही सम्मिलित है और इसी कारण वे सभी लोग जो अन्य मजदूरों को मिलते हैं वे ही उन मजदूरों को मिलने चाहिए अथवा अन्य सभी लोग भी जो कल्याणकारी कानून द्वारा मिलते हैं वो भी इन्हें मिलना चाहिए। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का मामला। पत्रकारों द्वारा क्या शिकायत की गई। नीरज चौधरी 1984। इसमें बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो मजदूर फरीदाबाद स्थित पत्रिका खानों में कार्य कर रहे थे उन्हें उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी कर बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में कोर्ट ने क्या कहा। बंधुआ मजदूर अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को उचित निर्देश देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 व 23 की दान आवश्यकताओं के अनुसार बंधुआ मजदूरों की पहचान उनकी मुक्ति आवश्यकता है और मुक्ति होने के पश्चात उनका उपयुक्त पुनर्वास करना आवश्यक है। बिना उचित पुनर्वास के गुलामी से मुक्ति अधिनियम का सारा प्रयोजन नष्ट कर देती है। इस प्रकार मुक्त हुए मजदूर वापस गुलामी की ओर अपनी 2 जून की रोटी जुटाने के लिए जा सकते हैं। अभिरक्षा में यंत्रणा के विरुद्ध मामला। इस मामले में क्या तथ्य उठाए गए थे। 1983 में शीला बारसे जो एक जानी मानी पत्रकार है उन्होंने उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखते हुए बम्बई शहर के पुलिस लॉकअप में बंद महिला विचाराधीन कैदियों की अभिरक्षा में यंत्रणा के विरुद्ध शिकायत की। इस मामले की जांच के लिए न्यायालय ने किसको नियुक्त किया। कोर्ट ने
सुश्री एरमूर्ति देसाई, जो निर्मला निकेतन समाज कार्य कॉलेज के अध्यक्ष थे, उन्हें जांच के लिए नियुक्त किया गया। पर्सन इस रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय के क्या निर्देश जारी किए? उत्तर है, सुश्री देसाई की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति भागवती, आर.एस. पाठक और एन.एन. सेन थे, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि वो पुलिस लॉकअप में बंद व्यक्तियों को यंत्रणा तथा बुरे व्यवहार से संरक्षण प्रदान करे। किशोर विचाराधीन कैदियों को शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका। पर्सन इस रिट याचिका में क्या कहा गया? 1985 में शीला वारसी द्वारा दायर की गई इस रिट याचिका में किशोरों के साथ अमानवीय व्यवहार को दर्शाया गया। पर्सन कोर्ट से क्या प्रार्थना की गई? इस याचिका में 1400 बच्चे जो जेलों में बंद थे, उनकी मुक्ति तथा किशोर विचाराधीन कैदियों के शीघ्र विचारण हेतु प्रार्थना की गई। इस न्यायालय से समान बाल न्याय प्रणाली के लिए भी याचना की गई। विचरण, शीघ्र विचरण, कैदियों के शीघ्र विचरण यानी रिहाई, बेल एंड मुकदमे से मुक्ति। पर्सन इस मुकदमे द्वारा क्या किया गया? उत्तर, इस मुकदमे का कारण बाल मामलों के प्रति समाज में चेतना उत्पन्न हुई तथा बाल न्याय संबंधी राजपत्र 1986 में पारित हुआ, जिसमें किशोर तथा बाल अपराधियों से निपटने के लिए सभी राज्यों में समान कानून तथा नियम लागू करने के लिए कहा। बच्चों को जेलों से हटाकर गृह में रखने और उन्हें वहां शैक्षणिक तथा सुविधा राज्य स्तर पर प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। सूखा राहत कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी याचिका। 7 रुपये प्रतिदिन न होने पर इतने पैसे काट लिए जाते थे। तब वादी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 जनित मुकदमा दायर किया। वादी के तर्क क्या थे? उत्तर, वादी ने तर्क दिया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा जो मजदूरी देने संबंधी नीति अपनाई जा रही है, उसके कारण मजदूरों को 7 रुपये प्रति दिन, जो न्यूनतम मजदूरी दर है, उससे भी कम मजदूरी दी जा रही है। राज्य सरकार ने क्या तर्क दिए? उत्तर, राजस्थान सरकार ने कहा क्योंकि मदनगंज हरमारा सड़क सूखा राहत कार्य के अंतर्गत नियमित की जा रही है, इस कारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन पर राजस्थान सूखा राहत मजदूर कामगार श्रम कानून से राहत अधिनियम 1964 लागू होता है। वादी द्वारा क्या चुनौती उठाई गई थी? उत्तरवादी ने राहत अधिनियम की वैधता को चुनौती दी थी। उत्तर, पर्सन उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, उच्चतम न्यायालय ने एशियाड मामले में दिए गए निर्णय को आधार बनाते हुए कहा कि यदि किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन दिया जाता है तो ये अनुच्छेद 23 में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन है। न्यायालय ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी उत्पादन दर के आधार पर तय नहीं की जा सकती। इसी कारण ये तर्क कि यदि मजदूर का उत्पादन दर कम हो तो उसे न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी दी जा सकती है, गलत होगा। इस प्रकार के मामलों में नियोजन उचित कार्रवाई कर सकता है, पर वो उसे न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी कदापि नहीं दे सकता। राहत अधिनियम जब तक न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों की अवमानना करता हो, वो संवैधानिक रूप से अवैध ठहराया जाएगा। नील का पेंडा के लोगों की सुरक्षा संबंधी संघर्ष। इस मामले में तथ्य क्या थे? विजयवाड़ा के दक्षिण में 7 किलोमीटर दूर एक गांव नुलकापेटा में बसे 350 हरिजन परिवारों सशक्त कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध मिट्टी खनन के मामले में याचिका, रिपोर्ट और आधार 1983 में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। इनसे गांव वालों ने वहां
उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। मिट्टी खनन से प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिए? उत्तर, उच्चतम न्यायालय ने स्थगन के आदेश जारी कर कॉन्ट्रैक्टर को आगे कार्य करने पर रोक लगा दी। एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति इस मामले की जांच पड़ताल के लिए लगाई गई। इसने जनवरी 1984 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 21 जनवरी 1985 उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला आगे के पक्ष में सुनाया। हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध, प्रश्नवादी द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए? डा विंसेंट पालिपुकुलब्रा, अधिवक्ता तथा पब्लिक इंटरेस्ट लॉ सर्विस सोसाइटी कोचिंग के सचिव ने अप्रैल 1983 में हानिकारक तथा अप्रभावी औषधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 20 नियमित वाले प्रयोजन एक्सपर्ट डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। उनमें से कुछ पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है और बाजारों में इनकी बिक्री बंद कर दी गई, परंतु बहुराष्ट्रीय औषधि निर्माता कंपनियों की अनैतिक गतिविधियों के कारण ऐसी औषधि हमारे देश में अभी भी उपलब्ध है। 1975 में हाथी समिति ने बताया था कि यद्यपि भारत के बाजारों में 15,000 औषधियाँ उपलब्ध हैं, जबकि देश की स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति 11,016 औषधियों से ही हो सकती है। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी 1977 से लगातार संकेत कर रहा है कि विकासशील देशों की प्राथमिक आवश्यकताएं 200 से कम औषधियों द्वारा पूर्ण की जा सकती है। प्रश्नवादी ने किस प्रकार के निर्देश के लिए प्रार्थना की? उत्तर, याचक ने उन औषधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है जिन्हें हानिकारक अथवा अप्रभावी पाया गया है। इस याचना के आधार के संदर्भ में कहा गया है कि इन औषधियों के बाजार में उपलब्ध करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित प्रमाण अध्ययन स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे यह भी कहा कि यद्यपि न्यायालय सरकारी नीतियों संबंधी निर्देशित तत्वों के विरुद्ध हो, जरूरी तौर पर रुकवाया जाना चाहिए। न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया रही? न्यायालय ने इस याचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि ये सरकार का कार्य है कि वह औषधियों संबंधी नीति बनाए। इस न्यायालय ने क्या विचार व्यक्त किए? फैसले में एक केंद्रीय स्तर पर प्रबंधन तंत्र बनाए जाने के सुझाव दिए जिससे औषधियों के निर्माण पर प्रतिबंध हो सके और दोषी व्यक्तियों को सजा मिल सके। ओराओं के मामले में अवैध ढंग से बंदी बनाए जाने पर मुआवजा। उच्चतम न्यायालय में ये मामला किसके द्वारा उठाया गया? विचाराधीन बंदी आरोपों में मामले को रांची की कानून सहायता समिति ने पत्र के माध्यम से कानूनी सहायता परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा उठाया गया। इस पत्र को रिट याचिका माना गया। प्रश्न, इस मामले के तथ्य क्या थे? उत्तर, एक विचाराधीन कैदी सीमा आराओं को कुंटी बिहार के उपखंड मजिस्ट्रेट ने रांची के पागलखाने में 1976 में भेजा था। 6 माह पश्चात अस्पताल के अधीक्षक ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि ओराओं स्वस्थ चित्त तथा मुक्त किए जाने योग्य है, परंतु स्मरण पत्र अनुस्मरणों के पश्चात भी वो 6 वर्ष पागल खाने में रहा। न्यायालय ने क्या टिप्पणी की? उत्तर, अपने दिनांक 11 अगस्त 1983 के आदेश में न्यायालय ने कहा कि ओराओं द्वारा पागलखाने में 6 वर्ष जीवित मृत्यु की दिशाओं में रहने की क्षतिपूर्ति धन की किसी भी राशि से नहीं की जा सकती, परंतु मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण के मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत केवल मुआवजा दिया जाना ही एकमात्र उपचार है। इस मामले में क्या निर्णय दिया गया? जब प्रमाण तथा देख स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकारों पर अतिक्रमण होता है, तब कोई भी व्यक्ति जिसे इस उल्लंघन के बारे में शिकायत हो, मुआवजे का दावा कर सकता है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला। न्यायाधीशों को स्थानांतरण के मामले में रिट याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहे कुछ अधिवक्ताओं ने क्या ये लोकहित में मुकदमा था? जी हाँ। क्या न्यायालय ने कार्यरत अधिवक्ताओं को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने के अधिकार को मान्यता दी है? जी हाँ। न्यायाधीश भगवती ने इस मामले में क्या कहा? हमारा यह मानना है कि जनता का कोई भी व्यक्ति सद्भावपूर्ण रूप से संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाने हेतु कार्रवाई कर सकता है। माचिस बनाने के
बनाने के कारखानों में नियोजित बच्चों का मामला। उच्चतम न्यायालय ने माचिस बनाने के कारखानों में नियोजित बच्चों के मामले में क्या निर्णय दिया? श्री MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार AIR 1981 SC 717 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बच्चों को माचिस बनाने के कारखानों में या अन्य किसी भी खतरनाक निर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता, जो बाल नियोजन अधिनियम 1938 के तहत खतरनाक माने गए हैं। यद्यपि उन्हें पैकिंग प्रक्रिया में नियोजित किया जा रहा है, पर ऐसा तभी हो सकता है जब ये क्षेत्र निर्माण के स्थान से दूर हो, जिससे दुर्घटना की संभावनाओं को रोका जा सके। प्रत्येक बच्चे पर 5,000 रुपये का बीमा 50,000 रुपये का बीमा करवाना चाहिए, जिसके प्रीमियम की किस्त नियोजन को ही अदा करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा तथा प्रदूषण संबंधी मामले। पर्यावरण की सुरक्षा तथा प्रदूषण को रोकने के लिए लोकहित में कौन से मुकदमे दायर किए गए हैं? रूरल लिटिगेशन एंट्राइलमेंट केंद्र बनाम UP राज्य सरकार 1995 2 SCC 431। दूसरा श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर मामला देखें 1986 2 SCC 176। लोकहित मुकदमे। यहाँ पे मामला हानिकारक रूठियाँ, गंभीर रूठियाँ, निवासियों की सेहत सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। टेनरिस द्वारा गंगा के जल का प्रदूषण का मामला MC मेहता बनाम भारत राज्य संघ देखें 1987 4 SCC 463। इस लोकहित मुकदमे में एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष कानपुर के निकट जेमन में टेनरी द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण का मामला लाया गया। न्यायालय ने कहा है कि जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम विस्तृत प्रावधान होने के बावजूद भी सरकार ने टेनरियों द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में टेनरियों को बंद करने का आदेश ही उचित रहेगा, जब तक वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाते। डेयरियों द्वारा गंगा के पानी का प्रदूषण। श्री MC मेहता, जो एक अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में गंगा नदी के पानी को प्रदूषण रोकने के लिए आदेश दिया, उपबंधों को लागू विफल हो चुका। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गंगा नदी के निकट रहने वाले व्यक्तियों के विषय में चिंतित हैं, जो गंगा के पानी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार वो कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए सक्षम है। गंगा नदी के प्रदूषण द्वारा जो परेशानी होती है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो सारे समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई आरंभ करना चाहता है, कर सकता है। कानपुर नगर महापालिकाओं के मामले। न्यायालय ने क्या निर्देश दिए? न्यायालय ने कानपुर नगर महापालिका को निर्देश दिया कि वो जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण 6 महीने के भीतर जल अधिनियम के अंतर्गत बने बोर्ड के समक्ष अपनी कार्यान्वयन नीति रखे। डेयरियों को शहर के बाहर स्थानांतरित करे। डेयरियों द्वारा निकले पदार्थों और निष्कासन के लिए प्रबंध करे, जिससे वो गंगा नदी में बह न जाए। निष्कासन के लिए सुचारू तथा प्रभावी प्रयास किए जाए। गरीबों के लिए निःशुल्क जन मूत्रालय, टॉयलेट, बाथरूम लोगों के लिए फ्री करवाए जाए। मतलब गरीबों के लिए निःशुल्क जन मूत्रालयों शौचालयों का निर्माण किया जाए। 6 ये निश्चित करें कि मृत शव तथा आधे जले हुए शव गंगा नदी में न बहाए जाएं। 7 वो इकाइयाँ जो प्रदूषण फैलाती हैं, उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाए। 8 नई इकाइयों को तभी लाइसेंस दिया जाना चाहिए जब वो फैक्ट्री के बाहर निकलने वाले पदार्थों के उपचार के लिए उपयुक्त प्रबंध न कर लें। खुले स्थान, पार्क तथा खुला वातावरण बनाए रखने संबंधी मामला। बेंगलोर। इस लोकहित मुकदमे द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए? बेंगलोर के विकास प्राधिकरण द्वारा खुले क्षेत्र में एक सार्वजनिक पार्क बनाने के लिए रखा गया था। उसे निजी व्यक्ति के हाथों अस्पताल बनवा दिया गया। विकास प्राधिकरण द्वारा इस आवंटन को किसने चुनौती दी? क्षेत्रीय निवासियों ने। किस आधार पर उन्होंने न्यायालय में इस आवंटन को ललकारा था? इस आवंटन अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध है। इस आधार पर ऐसी चुनौती दी गई। प्रश्न: क्षेत्रीय निवासियों द्वारा लोकहित मुकदमा दायर करने पर
इसके विरुद्ध क्या आपत्ति उठाई गई? यह है कि क्षेत्रीय निवासियों का यह मामला उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस याचिका को दायर करने के वैध स्थिति में नहीं है। प्रश्न, इस मामले में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? अक्सर तकनीक से उपजी किरणों के दुष्प्रभाव पड़ने पर मुआवजा। इस लोकहित मुकदमे में वादी कौन थे? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी यूनियन। याचकों द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए? अक्सर तकनीक से मजदूरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वादी ने क्या न्यायालय से मांगा? उन्होंने मूल अधिकारों का दमन के लिए मुआवजे की मांग की। कंपनी चिकित्सा संरक्षण द्वारा दुष्प्रभाव साबित होने पर कंपनी ने मुआवजा देने की मांग को हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार किया। उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिए? न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी नियम तथा सुरक्षा उपाय कड़े प्रकार से लागू किए जाएं तथा सक्षम प्राधिकरण द्वारा उसकी वार्षिक जांच की जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि फैक्ट्री के संवेदनशील भाग में जो भी मजदूर या अधिकारी नियुक्त हैं, उन्हें साधारण बीमे के अतिरिक्त अलग से 1 लाख मजदूरों के लिए तथा 2 लाख अधिकारियों का बीमा करवाया जाए। इस बीमा पॉलिसी के खर्चे का वहन कंपनी द्वारा व्यवसाय राशि के प्रकार किया जाना चाहिए। देखें 1987 3 SCC 231। दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार देने का कर्तव्य। जी हाँ, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने परमानंद कटारिया बनाम भारत राज्य संघ में कहा। AIR 1989 AC 2039। यह मामला उच्चतम न्यायालय में किसने दायर किया? याचक एक मानवाधिकार कार्यकर्ता था जो जनहित के लिए संघर्ष करता रहता था। किस समाचार मुद्दे ने याचक को उच्चतम न्यायालय में ये याचिका दायर करने के लिए मदद की? याचक ने हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट लो हेल्पर द इंजर्ड टू डाई का सहारा लिया। कथित समाचार रिपोर्ट एक स्कूटर चालक की चलती कार से भिड़ने की दुर्घटना के विषय में थी। उसे घायल खून से लथपथ अवस्था में देख सड़क पर चलते राहगीर ने उसे नज़दीकी अस्पताल ले गया। वहां मौजूद चिकित्सक ने घायल को देखने से मना कर दिया और कहा कि उसे 20 किलोमीटर दूर तक एक सरकारी अस्पताल में दिखाए। चिकित्सा विधि मामले देखने में सक्षम वो पीड़ित को उस अस्पताल में लेकर गया, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही घायल दम तोड़ चुका था। उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने कहा कि समुदाय के स्वास्थ्य अगुवाओं को ये कर्तव्य है कि वो जिंदगी को बचाएं, चाहे वो आम सीधे साधे आदमी का जीवन हो या अपराधी का। समाज में कानून का गंतव्य अपेक्षा या कानूनी औपचारिकताओं के कारण मृत्यु नहीं हो सकती। न्याय की गरिमा व प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये लोकहित मुकदमा उच्चतम न्यायालय में किसने दायर किया? बार एसोसिएशन के सदस्य भारतीय न्यायाधीशों के गठजोड़ ने। इस याचिका में क्या मुद्दे उठाए गए? 25 सितंबर 1989 नाइडियाड के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने वहां के ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शराब पिलाकर कानून की अवमानना के अभियोग में उसे चिकित्सा जांच हेतु गिरफ्तार कर हाथों को मोटे रस्से से मारते हुए जानवरों की तरह खुले रास्ते में अस्पताल ले गया। इस घटना से देश में न्यायालय की गरिमा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उच्चतम न्यायालय ने इस रिट याचिका पर क्या प्रतिक्रिया दी? न्यायालय ने 7 पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया। टिप्पणी लोकहित मुकदमे के अधिकार उदाहरण जानने के लिए देखें सोशल एक्शन थ्रू कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेखक MJ एंटोनी। इसमें 64 लोकहित मामलों का संक्षेप में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करने की शक्ति। मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर क्या उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति है कि वो अनुच्छेद 32 के तहत मुआवजा प्रदान कर सकती है? जी हाँ। AIR 1987 AC 1086। वो उचित मामले क्या हैं जहां न्यायालय द्वारा मुआवजा प्रदान किया जा सकता है? उचित मामलों से अभिप्राय है जहां मूल अधिकारों का गंभीर रूप से हनन हुआ हो, जो चिंताप्रद हो
वे कौन से मामले हैं जहां उच्चतम न्यायालय ने मुआवजा प्रदान किया? रुदल शाह बनाम बिहार राज्य सरकार 1983 4 SC 141 के मामले में। इस मामले में न्यायालय ने याचक को 30,000 रुपये बतौर मुआवजा प्रदान किए क्योंकि वो राज्य सरकार की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण 14 वर्ष जेल में सड़ता रहा। भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य सरकार 1985 4 SCC 477 के मामले याचक को अवैध हिरासत में बंद कर उसके संवैधानिक अधिकारों को हनन के लिए 50,000 रुपये मुआवजा प्रदान किया गया। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस मुख्यालय 1989 4 SC 730 के मामले में न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन को आदेश दिया कि वो उस मजदूर के परिवार को 75,000 रुपये अर्जाना दें जो पुलिस स्टेशन में केवल इसलिए मारा गया क्योंकि उसने पुलिस के लिए किए गए कार्यों के लिए अपनी मजदूरी की मांग की। शैली बनाम पुलिस कमिश्नर AIR 1990 SC 513 के मामले में 75,000 रुपये मुआवजा उस 9 साल के बच्चे की मां को दें जिनकी मृत्यु पुलिस अधिकारी के मानने पर हो गई थी। चिरंजीत कौर बनाम भारत राज्य संघ 1984 मुआवजा दें उसकी मृत्यु की जांच सेना प्राधिकरण द्वारा ठीक प्रकार से नहीं की गई। जांच करते समय ढील एक गंभीर लापरवाही बरती गई जो सामने आई। न्यायालय ने ठहराया कि विधवा उसके मासूम बच्चे को 6 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उपयुक्त नियमों के अनुसार उसके परिवार बच्चों को विशेष भत्ता भी दिया जाना चाहिए। जो मामले में याचक का पति जो सेना मेजर था उसकी मृत्यु संदेहपद स्थिति में हुई थी। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य सरकार 1983 2 SCC 746 मृतक का शव रेल की पटरी पर पाया गया। उस समय उसे हथकड़ी लगी हुई थी। पुलिस ने बचाव में कहा कि अभियुक्त पुलिस की हिरासत से रस्सियां तोड़ भाग निकलने में कामयाब हो गया परंतु रेल की नीचे आकर उसकी मौत हुई। मृतक की मां ने उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखते हुए शिकायत की उसके बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हुई। उस डॉक्टर के बयान पर सबूत के आधार पर जिसमें शव का पोस्टमार्टम किया और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने इस तथ्य की पुष्टि की मृतक की मृत्यु पुलिस हिरासत में ही हुई थी। मृतक की आयु उसके वेतन के ध्यान में रखते हुए राज्य को 2 लाख रुपये मुआवजा मृतक की मां को देने को कहा गया। राज्य को यह भी कहा गया है कि वो उच्चतम न्यायालय की वैदिक सहायता समिति को 10,000 रुपये खर्च के लिए दें। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में दिया गया मुआवजे का प्रभाव वादी को अन्य कार्रवाई में मुआवजे के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। अरविंद S बग्गा बनाम यूपी राज्य सरकार 1984 4 SCC 602 के मामले में पुलिस ने एक विवाहित महिला को इस बात पर हिरासत में लिया कि वो बलात्कार के मामले में पीड़िता है। उसे डरा धमका कर अपने पति तथा ससुराल वालों को झूठे अपहरण जबरदस्ती विवाह के मामले में फंसाने के लिए कहा गया। पुलिस अधिकारी ने उसे शारीरिक तथा मानसिक यंत्रणा देकर अपने वैदिक विवाह को झूठा बना पुलिस ने समक्ष झुकने के लिए विवश किया। न्यायालय ने उसे राज्य से पुलिस के अत्याचार से पीड़ित महिला को 5 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा। वादी को लोकहित मुकदमों पर होने वाले खर्च प्रदान करने की शक्ति। क्या न्यायालय वादी को खर्च प्रदान करने के लिए सक्षम है? जी हाँ, न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो वादी को लोकहित मुकदमे पर आने वाले खर्च को प्रदान करे यदि वादी ने न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया हो। देखें 1983 एक लोकहित मुकदमे में वादी ने न्यायालय से आवेदन किया कि वो सरकार को रेलवे सेवा में सुधार लाने के लिए आदेश दे। शीला बारसे बनाम भारत राज्य संघ 1986 न्यायालय ने केंद्रीय सरकार को आदेश दिया कि वो याचक को 10,000 रुपये अदा करे क्योंकि याचक ने ये खर्चा कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर ये पुष्टि की थी कि राज्य के विभिन्न अधिकारियों द्वारा जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो जेलों में बंदी हैं उनकी विस्तृत जानकारी दी गई थी वो सही है या नहीं इसके लिए अपना योगदान दिया था। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राहत प्रदान करना। क्या
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर किए गए लोकहित मुकदमे में उचित राहत प्रदान करना विवेकाधारित है जी नहीं। आमतौर पर यदि ये दिखाया जाए कि मूल अधिकारों का वैधिक या संवैधानिक रूप से हनन हुआ है तो किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राहत प्रदान की जा सकती है। सकारात्मक कदम उठाने के लिए शक्ति क्या लोकहित मुकदमे में सरकार द्वारा की जाने वाली लापरवाही या अपने कार्य की अवहेलना करने पर न्यायालय विशेष निर्देश देकर सकारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम है? जी हाँ, एक लोकहित मामले में उच्चतम न्यायालय ने ठहराया है कि वो PWD अधिकार को एक गरीब हरिजन बस्ती में सड़क निर्माण के लिए निर्देश दे सकता है तथा सरकार को यह भी आदेशित किया जा सकता है कि वो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराए। देखें हिमाचल प्रदेश बनाम उमेद रानी शर्मा 1986। लोकहित मुकदमे का प्रभाव। लोकहित मुकदमे में किए गए मुकदमे का क्या प्रभाव पड़ता है? इसके कारण जनता में जागृति उत्पन्न होती है, न्यायालय को हस्तक्षेप करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिससे दमनात्मक कार्रवाइयाँ, सरकारी विधिहीनता, निरंकुशता तथा प्रशासनिक उपेक्षा तथा उदासीनता को सुधारने में प्रयोग में लाया जा सकता है। आज विचाराधीन बंदी, दोषित कैदी, बंधुआ मजदूर, असंगठित श्रमिक, अनुसूचित जातियाँ जनजातियों के लोग, शोषित महिलाएं, बस्तियों के निवासी, पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं से पीड़ित व्यक्ति और समाज के दुर्बल वर्गों के लोग जो अभी तक बेआवाज़ और अदृश्य थे, वो अपने मानव अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में फरियाद कर सकते हैं। इससे आज आम जनता में मानव जीवन में गरिमा, स्वतंत्रता, महत्व और सम्मान, न्याय के अधिकारों के प्रति सचेत कर दिया है। लोकहित मुकदमे ने हमारी न्यायिक प्रणाली में एक क्रांति का आरंभ कर दिया है। लोकहित में किए गए मुकदमों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों ने मूल अधिकारों पर अतिक्रमण के कारण मुआवजा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व को प्रतिपादित कर दिया है। लोकहित मुकदमे ने जनता की भलाई के संबंध में सरकार की असफलता भांडा फोड़ दिया है, राष्ट्रीय चेतना को आघात पहुंचाया है। लोकहित मुकदमे सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए वैधानिक युक्ति है ताकि राज्य अभिकरण विधि के अति उल्लंघन के लिए स्वच्छंद न रह सके। न्यायिक पद्धति में इस नए ढंग की मुकदमेबाजी को आरंभ कर उच्चतम न्यायालय ने गरीब जनता के शोषण को रोकने तथा उनके सामाजिक न्याय दिलवाने के कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में अहिंसात्मक तरीकों का प्रदर्शन किया है। लोकहित में किए गए मुकदमे का प्रत्येक मामले का एक परीक्षण मामला या मार्ग निर्देशक मामला होता है और जिसमें दिया गया निर्णय जनता के हर वर्ग पर लागू होता है और साथ ही अपने संबंधित सिद्धांत भविष्य के ऐसे मामले के लिए पूर्वाधारण नमूने बन जाते हैं। लोकहित में किए गए मुकदमों ने न्यायाधीशों, वकीलों को करोड़ों शोषित लोगों के प्रति सामाजिक न्याय दिलवाने संबंधी उनके उत्तरदायित्व के प्रति सचेत कर दिया है, मानव दुखों के प्रति गंभीरतापूर्वक चिंतित करने के लिए विवश कर दिया है। लोकहित मुकदमे के कारण सर्व उच्चतम न्यायालय गरीबों के रक्षक तथा समर्थक बनकर उभरा है। आज न्याय के लिए संघर्ष हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं का परिश्रम भी साथ जुड़ गया। तथ्यों तथा सत्यों को सामने लाने के लिए आयोग की नियुक्तियाँ। आज कोर्ट ने साक्ष्य जुटाने के लिए एक नया साधन उपलब्ध करवाया है। आयोग की रिपोर्ट साक्ष्य बन न्याय तक पहुंचने का आधार बन जाती है। भारत में लोकहित में किए गए मुकदमों में सामने आई परिसीमाएँ तथा परिस्थितियाँ। आज लोकहित मुकदमे क्यों समस्याएँ आए? लोकहित में मुकदमेबाजी अभी तक प्रचलित नहीं हो पाई है क्योंकि ये अभी भी एक बड़ी संख्या में न्यायाधीशों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कल्पना को झिझोड़ नहीं पाया है। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में इसको प्रचार हित मुकदमे की उपाधि दी गई। एक बड़ी संख्या में न्यायाधीशों का मानना है कि PIL एक बेलगाम घोड़े की तरह है जिससे कोई भी नियम या प्रक्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस कारण ये न्यायिक प्रणाली के नियमों को तोड़कर मरोड़कर उसे समाप्त कर सकती है। कुछ न्यायाधीश, वकील PIL प्रणाली का प्रयोग निर्धन लोगों की मदद पहुंचाने में कर रहे हैं। लोकहित मुकदमों का परिणाम बेंच में बैठे न्यायाधीशों की रुचि सामाजिक राजनीतिक परिवेश तथा उनके विवेक पर आधारित है। लोकहित मुकदमे में किए गए मुकदमों में याचक अपनी याचिकाओं में बहुधा समाचार पत्रों में छपे तथ्यों को आधार बनाते हैं जो कुल
मिलाकर विश्वास नहीं होते। इस प्रणाली द्वारा न्यायालयों ने अचानक गरीब लोगों की बिना किसी देर के न्याय दिलाने की आशाओं को बढ़ा दिया है। जब न्यायालय मानव प्रतिष्ठा, गौरव, समानता तथा सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करता है, पर वास्तविक स्थिति यह है कि असल में राहत अपर्याप्त होती है या शून्य के बराबर होती है। अपने निर्णय आदेशों में न्यायालय जितना कुछ दे सकता है उससे अधिक का वादा करते हैं। लोकहित मुकदमे का प्रचार हित मुकदमों के नाम देने से उनके प्रचारकों की प्रेरणा तथा उत्साह कम हो गया है। अधिकार लोकहित मुकदमे केवल पर्यावरण तथा मानव अधिकार संबंधी मुद्दों तक ही सीमित रह गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे लोक सेवकों का उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को इस प्रणाली द्वारा नहीं उठाया गया है। इतने वर्षों तक रहने के पश्चात भी लोकहित मुकदमों की प्रणाली को अभी सही प्रकार से संगठित नहीं किया जा सका है। सामाजिक कार्यकर्ता तथा अधिवक्ता सही तथ्य जुटाने के लिए सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कर अधिक शक्ति, समय और पैसा नहीं लगाते और इस कारण वे कोर्ट के समक्ष अपने तथ्य सही ढंग से नहीं रख पाते। वो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लोकहित मुकदमे की प्रणाली केवल उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित रह गई है। PIL की एक कमी यह है कि इसका आरंभ उच्च न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित रह जाती है। कुछ उच्चतम न्यायालयों में कुछ उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश लोकहित मुकदमे में याचकों को प्रोत्साहन देने में कोताही बरतते हैं। 17 कुछ जनहित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय ने समाज के शोषित वर्ग के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। 18 कुछ जनहित मुकदमे के अंतिम निर्णय तक पहुंचने में अत्यधिक समय लग सकता है कि उस निर्णय के पालन का फिर कोई फायदा न हो पाता। केवल कुछ ही जनहित मुकदमे में निर्णय शीघ्र लिए गए हैं। गुणित जनहित मुकदमों का प्रयोग कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके निजी लाभ के लिए या फिर राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। भारत में लोकहित मुकदमे संबंधी अधिनियम को सशक्त बनाने के लिए कदम। लोकहित के मुकदमों की आधार नींव को ठोस बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? भारत को कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है और राज्य का संवैधानिक प्रणाली को लागू करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। न्यायिक प्रणाली को इसी तथ्य की आधार बनाना चाहिए, तभी PIL प्रणाली सफल बनाई जा सकती है। लोकहित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करने तथा उन्हें ग्रहण करने के लिए उच्चतम न्यायालयों द्वारा जरूरी तौर पर एक समान नीति अपनानी चाहिए। 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को लोकहित मुकदमों की प्रणाली की सार्थक बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। 4 उच्च न्यायालयों में एक लोकहित मुकदमों संबंधी सेल या कोष्ठ का गठन करवाना चाहिए। एक न्यायाधीश को जनहित मुकदमों का अगुवा बनाकर उसे ही उनका भार सौंपना आवश्यक है। 5 लोकहित में मुकदमों को दायर करने से पहले ये याचिका सभी न्यायाधीशों को जो केवल लोकहित में मुकदमों से संबंधित रखते हैं उन्हें दिखाना आवश्यक है ताकि उनकी राय ली जा सके। 6 लोकहित मुकदमे के परियोजनों को न्यायिक हस्तक्षेप से पूर्व ये प्रयास करना चाहिए कि वो प्रतिवादी को बुलाकर मामले को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाने का प्रयत्न करें। इस प्रयास से न्यायिक समय की बचत हो पाएगी, साथ ही झूठे लोकहित मुकदमे दायर सारे अभियान को नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। 7 न्यायालय हाल ही में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाने पर सावधान हो गया है। 8 लोकहित में होने वाले मुकदमों की दिनों-दिन बढ़ने वाली संख्या को देखते हुए कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए, नहीं तो संबंधित लोग इसकी क्षमता में विश्वास खो बैठेंगे। 9 कुछ जनहित याचिकाओं जैसे बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में न्यायालयों को जल्दी में काम नहीं लेना चाहिए, अपूर्ति उसके प्रवर्तन को देखना चाहिए और
अंतरिम निर्देशों को लागू करने के लिए समय समय पर उसका निरीक्षण करना चाहिए। कुछ मामलों में अंतरिम आदेश महत्वपूर्ण होते हैं, न कि याचना की सुनवाई। यद्यपि न्यायालय याचना की सुनवाई निरंतर करते रहे और पक्षों को शपथ पत्र इत्यादि का सुनवाई कर अंतिम निर्देश जारी करते रहे, तब मामले का हल निवारण हो पाएगा। 10 न्यायालय को अपने कर्मचारियों तथा अधिकारियों का सहयोग न केवल तथ्यों की पुष्टि करने के लिए अपूर्ति अपने द्वारा दिए गए निर्देशों आदेशों के परिवर्तन के लिए भी करना चाहिए। न्यायालय द्वारा अपनी संरचना अपनी ढांचे का उपयोग तथ्यों तथा वास्तविकता का पता लगाने के साधन के रूप में भी करना चाहिए। 11 न्यायालय की मानहानि संबंधी अनुबंधों को कठोर बनाना चाहिए ताकि वो व्यक्ति जो झूठ बोलते हों तथा न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन न करते हों उन्हें दंड दिया जा सके। 12 जब तक वकील तथा कमजोर सेवी व्यक्ति मामलों का अनुसरण कर ये न देखें कि उनका परिवर्तन हो, तब तक महत्वपूर्ण निर्णय भी अपनी महत्वता खो देता है। इसी कारण से न्यायालय सचेत स्वयंसेवी संस्थाओं को लोकहित मामले में दिए गए आदेशों को लागू करने के लिए निरीक्षण हेतु सशक्त कर सकता है। न्यायालय के आदेश की प्रति संबंधी व्यक्तियों को जितनी जल्दी संभव हो जानकारी दी जानी चाहिए। 14 सामाजिक कार्य में जुटे समूह तथा लोकहित में कार्य कर रही फर्मों के सहयोग द्वारा एक निरपेक्ष PIL अधिकरण की संरचना की आवश्यकता है। 15 कानून सहायता परियोजना क्रियान्वयन समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में लोकहित में दायर वाली मुकदमे की पैरवी के लिए वचनबद्ध वकीलों का एक काडर बनाया जाना चाहिए और कानूनी सहायता समिति अथवा जनता द्वारा वहन किए गए खर्चे के आधार पर लोकहित मुकदमे के वकीलों के सदन भी बनाए जाने चाहिए। लोकहित में मुकदमों के वकीलों को एक दूसरे के अनुभवों को जानने के लिए नियतकालिक बैठकें होनी चाहिए। वकीलों, पत्रकारों, समाज सेवियों, प्राध्यापकों के आपसी सहयोग को मौजूद होना चाहिए ताकि विभिन्न विधि संस्थाओं में अच्छा आपसी तालमेल हो सके और लोकहित में किए गए जटिल मुकदमों को बल मिल सके। 16 लोकहित में हुए सभी प्रासंगिक मुकदमों का विवरण देने के लिए और उन सभी व्यक्तियों द्वारा जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं आपस में सूचनाएं तथा विचारों का आदान प्रदान हेतु एक मंच तैयार करने के लिए एक पत्रिका के प्रकाशन की भी आवश्यकता है। 17 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के स्तरों पर लोकहित में किए जाने वाले मुकदमों में होने वाले व्यय के लिए कानूनी सहायता परियोजना का विस्तार किया जाना आवश्यक है। गरीबों के अधिकारों को परिवर्तन के मामले में उठाने के लिए स्वयंसेवी अधिकरणों संस्थाओं को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक है। 18 लोकहित में किए गए अवसरों को जनता के वर्गों तथा समुदाय को ज्ञान देने के लिए और उनके मन में ये भावना जगाने के लिए किया जाना चाहिए कि ऐसे मुकदमे सारे समुदाय को न्याय दिलवाने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में होते हैं। 19 कोई भी नागरिक जो जनहित के इरादे से कार्य कर रहा हो और जिसके पास उपयुक्त कारण हो उसे वैधता दी जानी चाहिए। 20 लोकहित मुकदमों का प्रयोग व्यक्तिगत हानि या नुकसान की स्थिति में राहत के लिए नहीं करना चाहिए। न्यायालय को इस प्रक्रिया का राजनीतिज्ञों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग, वैधिक प्रशासनिक कार्रवाइयों में देर करने या राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली के दुरुपयोग की अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों द्वारा लोकहित मुकदमा की महत्वपूर्ण प्रणाली प्रचार इत्यादि के लिए करते हैं। इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने आवश्यक है। 22 लोकहित मामलों में मुकदमों को निपटने के समय में न्यायालय को सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो अपनी न्याय सीमा का उल्लंघन कर संवैधानिक रूप से प्रशासनिक या वैधिक क्षेत्र में कदम तो नहीं रख रहे हैं। उन्हें अपनी सीमा में रहकर ही न्याय दिलवाना चाहिए। लोकहित मुकदमे तथा मीडिया की लोकहित मुकदमे में के प्रोत्साहन में क्या भूमिका रही है। विशेषज्ञ तब जब पत्रकार ऐसा एफिडेविट या शपथ पत्र दायर करे कि उसने जो भी लिखा है वह सत्य है। संपादक या पत्रकार भी लोकहित मुकदमे में पक्ष बनकर भाग ले सकते हैं।
प्रश्न: वो मुद्दा जो न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए विचाराधीन हो, क्या मीडिया उसे जन मुद्दा बनाकर उस पर विवाद छेड़ सकता है? उत्तर: कुछ उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ऐसा कहा गया है कि मीडिया उस मुद्दे पर विवाद आरंभ कर सकता है जो न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए हो। केवल मामले के तथ्य या उस मुद्दे को लेकर न्यायाधीशों के आचरण पर कोई बहस आरंभ नहीं करी जा सकती। अन्यथा सभी सरकारी व राजनीतिक पार्टियां किसी भी विवादजनक मुद्दे पर न्यायालय में याचिका दायर कर उस पर होने वाले विवाद को रोक सकते हैं। क्या मीडिया किसी भी निर्णय की आलोचना कर सकती है? जी हाँ। न्यायालय की अवमानना से बचने का सबसे उच्चतम तरीका क्या है? न्यायालय की अवमानना से आसानी से बचा जा सकती है यदि समस्या पहले मीडिया द्वारा सामने लाई गई, बाद में उसे न्यायालय के समक्ष लाया जाए। लोकहित मुकदमों को बढ़ावा देने की दिशा में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका जनसमूह के साथ मिलकर किए जाने वाले अहिंसात्मक संघर्षों में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। बहुत से सामाजिक संगठन समाजसेवी कार्यकर्ताओं को अपनी सामाजिक गतिविधियों और गरीबों के शोषण के विरुद्ध अपने संघर्षों में बल पाने के लिए इसका सहारा लेना चाहिए। लोकहित मुकदमों की प्रणाली के उपयोग के संबंध में चेतावनी: भारत में सामाजिक परिवर्तन केवल जनजागृति तथा लोगों के सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसको गतिशील व क्रियाशील बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं, न्यायालय, जज, वकील, पत्रकार आदि बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और इससे गति में कर सकते हैं। सामाजिक क्रांति लाने के लिए केवल लोकहित में मुकदमों अथवा न्यायालयों पर निर्भर रहना केवल बाल में तेल निकालने की कामना के बराबर होगा। समाज सेवियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोकहित में मुकदमों का उपयोग सार्वजनिक आंदोलन तथा सामाजिक कार्यों के संदर्भ में केवल एक सहायक तत्व के रूप में ही किया जाना चाहिए। न्यायालयों तथा लोकहित में मुकदमों की अपनी ही परिसीमाएं होती हैं। उच्च न्यायालय में समाजसेवियों तथा उत्साही लोक सेवक व्यक्ति द्वारा लोगों की मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। गरीब लोगों की ओर से हित में मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। न्याय दान नहीं है, ये किसी के द्वारा दिए गए परोपकार पर निर्भर नहीं करता। न्याय का मुद्दा अधिकारों से संबंधित है और इसके सिवा कुछ नहीं। न्यायमूर्ति P.N. भगवती: हमारी न्याय संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था में जनता की साझेदारी होना अनिवार्य। न्यायमूर्ति P.R. कृष्णा अय्यर: वास्तव में गरीब, भूखे और चिंतित लाखों लोगों की अपने मानव अधिकारों के सुख भोगने का अधिकार पाना हेतु न्यायालय के संरक्षण की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति द्विवेदी: स्वयंसेवी क्रियाशील दलों के सहयोग से भूखमरी के शिकारी करोड़ों असहाय लोगों की आंखों के आंसू पोंछकर संविधान में दिए गए वचनों को निभाने के लिए कानून का माध्यम बनाते हुए एक क्रांति का लाया जाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति P.N. भागवती: रिट याचिका लिखने का प्रारूप: भारत के उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका मामले के संदर्भ में याचक का नाम अथवा वादी बनाम प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका सेवा में आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय तथा उनके साथी न्यायाधीश को भारत की आदरणीय उच्चतम न्यायालय से हैं। ये याचिका उपलिखित याचक द्वारा दर्शाती सविनय निवेदन है कि मामले के तथ्य पैराग्राफ में लिखे गए और उसे रेखांकित करें। 1, 2, 3, 4, 5 अंतिम पैरा: वादी ने इस उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष इन राहतों के लिए याचिका दायर नहीं की है। याचक ने अन्य सभी उपायों का प्रयोग कर लिया है और अब उसके पास संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस आदरणीय न्यायालय में याचिका दायर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। प्रार्थना: ऊपर दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस आदरणीय न्यायालय से ये दया याचना की जाती है कि वो प्रतिवादी को उचित रिट निर्देश या आदेश जारी करे। IABC सेकंड, याचकों के पक्ष में याचनाओं के व्यय के लिए आदेश दें। थर्ड, अन्य कोई भी आदेश या निर्देश जारी करें जो इस आदरणीय न्यायालय की नज़र में उचित हो और इस मामले के तथ्य परिस्थिति में वांछनीय हो। दिनांक: याचक के हस्ताक्षर नोट ऊपर दिए गए प्रारूप उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करने के लिए भी किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों।